हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुडसेट रिवीजन सीरीज के सेकंड चैप्टर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के रिवीजन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके रिवीजन का हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसमें आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आधा चैप्टर हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला टॉपिक आज जो कवर करेंगे वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे क्वेश्चन 3 या 4 साल लगातार एक एक क्वेश्चन इस पे आ रहा है, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन है देखिए। पहले तो मैं आपको बोल दूं कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह, तो देखो ये पॉजिटिव, दिस इज negative. So what is the direction of the electric field? This is the direction of electric field. Okay, and now dipole is placed like this, minus q plus q, and the distance between them is the 2a. Fine. So now what is the potential energy? The potential energy of dipole is given as minus p e cos theta, माइनस पी ई कोस थीटा। यहाँ पर P क्या है? डायपोल मोमेंट, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है? इनके बीच का एंगल। अभी देखो इनके बीच का मतलब कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। डायपोल मोमेंट अभी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर जाएगी, मतलब कि ये है डायपोल मोमेंट और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, तो ये हो गया इनके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये पी मतलब कि ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा। देखो इसको डिराइव कैसे करते हैं? किसी एक पॉइंट पर आप पोटेंशियल 0 मान लो, ठीक है, और जैसे ही आप उधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो आप इतना जाओ, देखो इतना जाओगे, देखो ये 2a है, ये थीटा है, तो आप कितना दूर गए? 2a कोस थीटा। मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? माइनस 2a कोस थीटा, और वहां पर आपने कितना चार्ज रखा? q। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? देखो q इंटू v, तो v कितना था? माइनस 2a कोस थीटा। तो माइनस 2a q इज इक्वल टू, तो क्या हुआ? p, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना, तो v इज इक्वल टू ई डी भी करना होगा, तो यहाँ पर हमें e मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये e इधर आ गया और ये कोस थीटा। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई या किसका फॉर्मूला हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत सारे केस है। पहला केस है थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0। तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहेगी? मिनिमम। कैसे रहेगी? मिनिमम। और कितनी? माइनस पी। मैं पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर यू लिख देता हूं, ठीक है। कितनी रहेगी? माइनस पीई। फिर जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 180। उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहेगी? मैक्सिमम। और वो कितनी होगी? पीई। कैसे? देखो थीटा इज इक्वल टू, अगर आप 0 यहाँ पे रखते हो तो कोस 0 1 हो जाएगा, तो माइनस पी सिर्फ इतना आएगा। और अगर आप थीटा इज इक्वल टू 180 रखते हो, तो 180 रखते हो तो कोस 180 माइनस 1, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा? पीई, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पी, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस पी, ठीक है। ऐसा वो लोग पूछ लेते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो पी माइनस पी मतलब कि 2p, ठीक है। तो ये तो मैंने 0 और 180 के बारे में बात की। अच्छा, मैं मिनिमम है इसलिए इसको बोल देता हूँ स्टेबल कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल। और यहाँ पर ये मैक्सिमम एनर्जी है, इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। कैसी कंडीशन बोलते हैं? अनस्टेबल। ओके, समझ आ रहा है ना? हाँ। फिर अगर हमने एंगल चेंज किया, हमने क्या किया? एंगल चेंज किया। ये जो थीटा है वो हमने चेंज किया, थीटा चेंज किया, तो कोस थीटा चेंज होगा और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उतना हमें वर्क करना पड़ेगा, या तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा या हमने जितना वर्क किया उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। कहने का मतलब क्या है? वर्क डन in rotating dipole
वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अभी यू फाइनल क्या है, माइनस पी ई कोस थीटा फाइनल, मतलब कि पहले जो फॉर एग्जांपल देखो डाइपोल ऐसा था, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, और फिर बाद में हमने ऐसा कर लिया। तो पहले, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो पहले एंगल कितना था 0, तो थीटा आई इज इक्वल टू कितना 0। उसके बाद में माइनस क्यू और प्लस क्यू इधर आ गया, तो हमने थोड़ा सा रोटेट किया, कितना रोटेट किया थीटा, तो फाइनल एंगल कितना होगा थीटा एफ इज इक्वल्स टू थीटा, इस तरफ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख के इजीली पता लगा सकते हो कि इनिशियल एंगल कौन सा है और फाइनल एंगल कौन सा है। तो माइनस पी कोस थीटा एफ माइनस पी कोस थीटा आई, तो यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये पहले टर्म हमें लिखनी पड़ेगी, ऐसा मिलेगा कोस थीटा आई माइनस कोस थीटा एफ। तो ये क्या हो गया वर्क डन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन टू मोस्ट स्टेबल कंडीशन। ये मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन है और ये क्या है मोस्ट स्टेबल कंडीशन। यहां से यहां लाने के लिए कितना, तो यहां से यहां लेके आए तो थीटा आई इज इक्वल टू कितना होगा 180, तो यहां पर 180 और थीटा एफ इज इक्वल टू क्या होगा 0। और अब क्वेश्चन अगर ऐसा है व्हाट इज द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल कंडीशन, देन थीटा आई इज इक्वल टू 0 और थीटा एफ इज इक्वल्स टू 180। समझ आ रहा है ना। तो इस तरह इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहेगी और जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उतना वर्क करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला खास आप लोग याद रखें, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं और मैं वर्कशीट दूंगा, उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हो ऐसा मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। अब देखिए एक बात और, डाइपोल स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में उसे रहना है, वो हमेशा स्टेबल कंडीशन में ही रहना चाहता है। अगर हमने उसको डिस्टर्ब किया, मतलब कि हमने उसके स्टेबल कंडीशन को डिस्टर्ब किया, तो वो नहीं चाहेगा कि अपनी स्टेबल कंडीशन डिस्टर्ब हो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम फोर्स ले लेंगे वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक उसी तरह पेंडुलम ऐसे होता है, हमने उसको डिस्टर्ब किया, हमने छोड़ दिया, तो पेंडुलम क्या करेगा ऐसे, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हमने डाइपोल, ऐसा डाइपोल है, ठीक है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, तो अगर हमने उसको डिस्टर्ब किया, मतलब कि कुछ ऐसा रोटेट किया, तो क्या होगा, जैसे ही रोटेट करके हमने छोड़ दिया तो वो ऐसे 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 ओसिलेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो पहले एक बात तो ये अच्छी तरीके से नोट कर लो, व्हेन डाइपोल इज डिस्टर्ब्ड from stable condition, when dipole is disturbed from stable condition and released, then it will perform SHM, it will perform SHM, okay, provided थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, बहुत छोटा सा एंगल आपने लिया है तो वो क्या करेगा SHM। अगर एंगल बड़ा है, ओके, इफ थीटा इज लार्जर, इफ थीटा इज लार्जर देन इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन। वो क्या परफॉर्म करेगा ऑसिलेशन। आप बोलोगे सर ये SHM और ऑसिलेशन तो सेम थिंग है, नहीं, सेम थिंग नहीं है। हाँ, यहाँ पर भी ऑसिलेशन होता है,
लेकिन इस ऑसिलेशन को आप सिंपल हार्मोनिक नहीं बोल सकते, इस ऑसिलेशन को आप सिंपल हार्मोनिक बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, इसीलिए ये दोनों पॉइंट नियरली ऐसे ऐसे मोशन करेंगे। लेकिन अगर बड़ा एंगल होगा तो थोड़ी कर्व हो जाएगी, तो कर्व हो जाएगी तो उसको सिंपल हार्मोनिक हम नहीं बोल सकते। अभी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एंगल कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो देखो हमने उसको डिस्टर्ब किया, कितना एंगल हमने उसको घुमाया, थीटा। तो उस पे देखो उसका टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी साइन थीटा। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अभी साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो हम क्या बोल सकते हैं, माइनस पी थीटा। ठीक है, अब आपको पता होगा टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टाउ इज इक्वल्स टू क्या है, आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई इंटू अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अभी आप इन दोनों को इक्वेट करो तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल्स टू माइनस पीई थीटा। देखो ये क्वेश्चन, मतलब ये इक्वेशन भी कई बार पूछ लेते हैं, दैट राइट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द एसएचएम ऑफ डाइपोल। अगर इस आई को आप यहां पर रख दो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। और देखो ये इक्वेशन ठीक उसी तरह है जिस तरह हमने ऑसिलेशन में देखा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहां पर अब ये थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वाई क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो आप ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, पीई अपॉन आई। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट पीई अपॉन आई। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट पीई अपॉन आई होगा, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट पीई अपॉन आई। ओके, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल। समझ में आ रहा है? ओके, और आपको दिया होगा कि डाइपोल मोमेंट ऐसी चेंज हुई या उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी चेंज हुई तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। तो अगर आपको ये सब फॉर्मूला मालूम है देन इजीली यू कैन गिव अ कंक्लूजन दैट यस, इफ डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस देन ऑल्सो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये बात किसकी हो गई, डाइपोल की। डाइपोल किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। और उसको डिस्टर्ब किया तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा और उसकी एनर्जी कितनी चेंज होगी ये भी हमने बात कर ली। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अब टॉपिक देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़िए, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, और उसके बीच में हमने क्या रख दिया, कंडक्टर, ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसीलिए यहां पर जैसे हम कंडक्टर रखेंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव, बाहर नहीं निकल पाएगा, सरफेस के ऊपर आएगा नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पूरा सब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं चले आएंगे, क्यों, क्योंकि थोड़े इलेक्ट्रॉन आने के बाद रिपल्शन क्रिएट होगा और थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देखो मैं बोलता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इधर माइनस और इधर प्लस क्रिएट हो गया, ठीक है। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ओके, ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आ रहा है, बाहर का है अंदर का है, लेकिन अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ही है, कंडक्टर के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा आया तो दूसरे आने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इस तरह इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एग्जैक्टली किसकी डायरेक्शन, किसके मैग्नीट्यूड की जैसा हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड का। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अंदर कितना क्रिएट करेंगे, 0 वोल्ट पर मीटर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। कंडक्टर की ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और यह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। पहला दैट ई नेट
इक्वल टू 0। ओके, उसके अंदर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 0। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा था, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। ओके, तो यहां पर अगर E 0 है तो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव 0 हो गया। और किसका डेरिवेटिव 0 होता है? कांस्टेंट का। तो यहां पर हमें क्या पता चलेगा? पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट। मतलब कि यहां पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पर, उतना ही पोटेंशियल यहां पर, उतना ही पोटेंशियल यहां पर, सभी जगह पर पोटेंशियल कांस्टेंट। V इज कांस्टेंट। पोटेंशियल कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है। फिर एक बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी? तो ये नेगेटिव है ना, तो यहां से ऐसे जाएगी। ये क्वेश्चन आ रहा है, मैंने बहुत बार देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं होगी, कंडक्टर के बाहर होगी। और जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगी वहां पर वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। कितना एंगल सबटेंड करेगी? 90 डिग्री एंगल। क्यों? क्योंकि ये चार्ज स्टेडी है, और अगर ये 90 डिग्री सबटेंड नहीं करती तो ये चार्ज स्टेडी नहीं रह पाते। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो नारायण, आप अच्छी तरीके से इस पॉइंट को नोट करिएगा। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ लाइन, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगी, इसीलिए ये रॉन्ग हो गई। ठीक है ना, हमेशा याद रखिए परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर के अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, अब अंदर की बात करते हैं। तो नेट चार्ज कितना होगा? तो बच्चों, पहले कितना चार्ज था? 0। क्यों? क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव। बाद में कितना? तो भी 0। क्यों? क्योंकि चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर लाते हैं। हमने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। तो हम चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दैट Q नेट इज इक्वल्स टू 0 कूलम। ओके, नेट चार्ज इसमें कितना आएगा? 0 कूलम। समझ में? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। नेट चार्ज भी कितना? 0। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि भैया पोटेंशियल कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर। एक बात मैं और बोल दूं, अगर आप यहाँ पर केविटी क्रिएट करते हो, क्या क्रिएट करते हो? केविटी। तो केविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 0। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो यहाँ पर अगर आप बैठे हुए हो और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है। E इज इक्वल्स टू 0 इन केविटी। ठीक है, केविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। और उसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हाँ, ओके। और एक चीज मैं बोल दूं कि ये चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद स्टेडी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्टेडी। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि स्टेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पे। तो हमने क्या देखा कि कंडक्टर को जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो सबसे पहले तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर वो 0 था, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, वो 0 का 0 ही रहेगा। और पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल डेवलप होगा, लेकिन सभी जगह पर कैसा डेवलप होगा? सेम, कांस्टेंट। जितना सरफेस पे है उतना ही सभी जगह पर, सेंटर में कहीं पे भी। ठीक है ना, ये कंडक्टर है इसलिए। ओके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? तो वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस को। ये बहुत याद रखिएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ऐसा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दी है तो ये राइट है, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दी है तो ये राइट है,
या ऐसे करके ऐसे दी है, ये राइट है, तो ये तीसरा वाला राइट है, ठीक है ना। अंदर भी नहीं जाएगी, परपेंडिकुलर है तो अंदर जा रही है, तो वो रॉन्ग है। यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो याद रखना अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, यहाँ जाएगी फिर अंदर नहीं, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी। ओके, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, स्ट्रांगली। एंड देन आफ्टर नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना होगा 0, वो भी हमने डिस्कस किया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा 0। अगर हम कैविटी क्रिएट करें फिर भी वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। तो ये बात हो गई इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल। अब आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग चार्ज ऑन द कंडक्टर। तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग चार्ज ऑन द कंडक्टर। हमने पहले क्या बात की, इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब क्या करते हैं, एक कंडक्टर लिया और उसके ऊपर हमने चार्ज डाला। तो जैसे ही हम उसके ऊपर चार्ज डालेंगे, ये क्या है कंडक्टर, क्या है ये कंडक्टर। तो जैसे ही हम इसके ऊपर चार्ज डालेंगे तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या करेगा, यूनिफॉर्मली, मतलब कि चार्ज सब इनिशियल जैसे ही हम डालेंगे तो चारों ओर चार्ज फैल जाएंगे और सरफेस पे ही आएंगे। तो पहला क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओनली ऑन सरफेस, ओनली ऑन सरफेस, सरफेस पे ही चार्ज आएंगे। देखो यहां पर सरफेस पे चार्ज आ गए और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। तो देखो क्या पता चला कि अगर हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें या ना करें, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, उस पर चार्ज डाले या ना डाले उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मतलब कि कंडक्टर के अंदर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। और जैसा कि हमने पिछले बात की थी, पिछले टॉपिक में, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। और कितना रहेगा, तो यहां पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहां पर। और एक बात हो, देखो ये चार्ज है वो स्टेडी होंगे, स्टेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ये कंडक्टर के ऊपर ऐसे 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 बाद में मूव नहीं करेंगे। तो मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और मैं ऐसा बोल देता हूं लोकली, यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बाहर ही होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा 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 होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखो अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करें तो सोचो कि ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, ठीक है। और इसके तो पैरेलल है, तो इस सरफेस के तो में तो आएगा नहीं, मतलब कि फ्लक्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन EdA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E, और सोचो कि ये जो एरिया है, इतना जो एरिया, ठीक है, वो एरिया कितना है A है, और उसमें जितना चार्ज एनक्लोज किया है वो Q है, पूरा चार्ज नहीं, इसमें जो एनक्लोज किया है वो, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। Q कितना, इतना चार्ज, A कितना, उतना ही एरिया। तो Q अपॉन A कितना हो गया, सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और वो कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर होगा। कहां पर होगा, बाहर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। आप एन कैप लिख सकते हो, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पॉइंटिंग आउटसाइड, पॉइंटिंग। देखो यहां पर एक बात मैं बोलूं, सिग्मा, सिग्मा क्या इंडिकेट करता है, सिग्मा अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा,
सिग्मा अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो कि अगर हम कुछ ऐसा ले ले तो यहां पर देखो चार्ज तो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहां पर एरिया ज्यादा है और यहां पर एरिया कम, यहां पर एरिया कम और यहां पर एरिया ज्यादा, तो यहां पर क्या होगा, सिग्मा ज्यादा होगा और यहां पर क्या होगा, सिग्मा कम। क्यों? क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन ए। ओके, और हमने क्या देखा है कि एरिया अगर कम है तो सिग्मा क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पर एरिया कम है इसलिए यहाँ पर सिग्मा ज्यादा, और यहाँ पर एरिया ज्यादा है इसलिए यहाँ पर सिग्मा कम। और अभी हमने ये भी देखा कि सिग्मा अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो यहाँ का मतलब क्या, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होगा। और सोचो कि अगर मैं इसका एरिया और कम कर दूं, इतना कम कर दूं, ऐसा पॉइंटेड एरिया कर दूं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज भी हो सकता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से हम ले भी सकते हैं या दे भी सकते हैं, और यहाँ से हम एयर को आयोनाइज भी कर सकते हैं। और मतलब कि अगर हमें चार्ज देना है, इसके ऊपर भरना है इसके ऊपर, तो हम यहाँ से भर भी सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यूजफुल है। मतलब ये कितना चार्ज हम लेगा वो तो इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, वो हम देखेंगे कैपेसिटेंस में। ठीक है ना, लेकिन क्या आपको समझ में आया कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां पर एरिया कम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। समझ में आया? अच्छा, एक बात मैं और बोल दूं, सोचो कि यहाँ पर अगर केविटी है, क्या है, केविटी, और केविटी के अंदर में कितना चार्ज रखता हूं, Q, तो जितना मैंने Q चार्ज रखा उतना ही नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या होगा, माइनस Q। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, सरफेस से इधर आए, तो सरफेस पे उतना प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ये मैंने प्लस Q यहाँ पे रखा, जितना प्लस Q रखा उतना इलेक्ट्रॉन उतने हिसाब से यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर माइनस Q इंड्यूस हुआ, तो इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ उनकी जगह छोड़ के आ गए, तो यहाँ पर प्लस इंड्यूस हो जाएगा। हमने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन अगर उनकी जगह से चले जाते हैं तो वहां पर पॉजिटिव होता है, तो वहां देखा तो इसका मतलब वहां इंड्यूस होता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी इंड्यूस होगा, तो यहाँ पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस Q। तो कहने का मतलब क्या है कि हम केविटी में जितना चार्ज रखते हैं, केविटी में जितना चार्ज रखते हैं उतना ही चार्ज कहाँ इंड्यूस होगा, बाहर। ओके, इफ वी प्लेस सम चार्ज in cavity, some charge in cavity, same charge induce on surface, सरफेस पे उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा। सोचो कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, ऐसा गुजकेट में क्वेश्चन आया था कि एक कंडक्टर है, उसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है। ठीक है, ओके, अब हमने उसकी कैविटी में 1 कूलम चार्ज रख दिए, तो ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस होगा। वेरी सिंपल, 1 कूलम चार्ज रखा, पहले नहीं रखा था तब 5 कूलम था, अब 1 कूलम रखने के बाद कितना होगा, तो 1 कूलम हमने अगर यहाँ पर रखा तो 1 कूलम यहाँ पर इंड्यूस होगा, तो 5 कूलम प्लस 1 कूलम इज इक्वल्स टू कितना होगा, 6 कूलम। हाँ, मैं एक बात और बोल दूं, यहाँ पर हमने चार्ज रखा है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। ये अच्छी तरीके से याद रखना, अंदर नॉन जीरो, फिर ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मटेरियल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, और यहाँ पर फिर से कैसा होगा, नॉन जीरो। तो हमने यहाँ पर चार्ज की बात की, तो सबसे पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जिसके बेस पे हमने ये बात भी की। और लास्ट में हमने क्या देखा कि अगर हम केविटी के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो उतना ही चार्ज बाहर निकल के आएगा, मतलब कि जो अंदर है वो बाहर निकल के आएगा। तो ये सारी कंडक्टर के ऊपर चार्ज प्लेस करने की बात हो गई। अब वो कितना चार्ज स्टोर कर पाता है, मतलब कि कैपेसिटेंस, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके,
तो कैपेसिटेंस देखते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रो लेते हैं। व्हाट इज कैपेसिटेंस? वेरी सिंपल, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। सोचो कि किसी कंडक्टर के ऊपर मैंने चार्ज रखा, तो चार्ज रखने की वजह से उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा। चार्ज रखने की वजह से उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। मतलब कि Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल टू V, या तो V प्रोपोर्शनल टू Q, ऐसा भी आप बोल सकते हो। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाते हो तो Q इक्वल टू क्या होगा? CV। ये C क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो C इज इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन V। इसका डायमेंशन अच्छी तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है ना। वो V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो W इधर डाल दिया और Q इधर, तो Q स्क्वायर अपॉन W। अभी Q का आपको पता है और वर्क का भी आपको पता है, तो इजीली आप इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। यहाँ पर हम दो पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे। पहला डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है? तो हमने इस पे चार्ज ऐड करना शुरू किया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या इंक्रीज हुआ? पोटेंशियल। पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हुआ। एक टाइम ऐसा आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इंक्रीज हो गया कि जो एनवायरनमेंट की जो एयर है, जो मीडियम है, वो आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने की वजह से क्या हो गया कि इसका सारा चार्ज आयोनाइज मतलब कि लीक हो गया, बाहर चला गया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। फॉर एग्जाम्पल, एक बाल्टी में आप पानी भर रहे हो, पूरा भर दिया, ठीक है ना, मतलब पूरा, उसके बाद में आप और पानी डालोगे तो बाहर चला जाएगा। सो दैट प्रोसेस, वो चार्ज बाहर चला जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं? लीकिंग ऑफ चार्ज, लीकिंग ऑफ चार्ज। और दूसरा आप देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? ये ई मैक्स है, मतलब कि ये कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? तो बच्चों ये मीडियम की होती है। मीडियम मतलब कि ये जो मीडियम है उसकी होती है, ठीक है ना। मतलब कि वो मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल पाता है कि तब तक कि वो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं एयर की बात करूं तो उसकी नियरली 10⁸ वोल्ट पर मीटर है। तो सोचो कि 10⁻6 वोल्ट पर मीटर यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर भी ये लीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, ये अभी और झेल सकता है। फिर हमने 10⁸ तक चार्ज स्टोर कर दिया, उसके बाद अगर हम और ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे तो उसके बाद में ये एयर अपने आप को इंसुलेटिंग नहीं रख पाएगी, वो आयोनाइज हो जाएगी एंड देन आफ्टर चार्ज गेट लीक्ड अवे। समझ आ रहा है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो किसकी होती है? मीडियम की, ठीक है। तो अब हम इसके फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे किसके? कैपेसिटेंस के। देखिए कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? तो इसके ऊपर से अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले लिखा था, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ठीक है ना। हर बार जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तब ये फॉर्मूला अगर लगाओगे देन श्योरली यू विल गेट द आंसर। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की, बाद में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की चलो बात करते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर सोचो कि उसकी रेडियस कितनी है? R, ओके। और सोचो कि हमने उसके ऊपर कितना चार्ज डाल दिया? Q। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसका पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R, वो हमने बात की। तो C इज इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन V। तो Q अपॉन V अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा? R अपॉन K। R अपॉन K, तो K 1/4πε0 था, तो उसको ऊपर डाल देते 4πε0R। तो कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू रेडियस। किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे डिपेंड करेगा। कितना चार्ज स्टोर किया है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ओके। ये आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा पूछा जाए दैट कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, सो पहला ऑप्शन ऐसा है Q, दूसरा ऑप्शन ऐसा है V, तीसरा ऑप्शन ऐसा है बोथ, और चौथा है नॉन। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है? आप बोलोगे सर Q अपॉन V दोनों दिख रहे हैं, तो बोथ पे नहीं।
neither it depends on Q nor it depends on V. Okay, it depends on the dimension. किस पे डिपेंड करेगा? डायमेंशन। जितना रेडियस ज्यादा उतनी कैपेसिटी ज्यादा। तो समझ में आ रहा है ना? स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? उसके कैपेसिटेंस का C इज इक्वल्स टू 4πε0r। आप अच्छी तरीके से याद रखना, दो स्फीयर दिए हैं, एक की रेडियस छोटी, दूसरे की रेडियस बड़ी, किसका कैपेसिटेंस ज्यादा? बड़ी वाले का। समझ में आ गया? ओके, तो ये किसकी बात थी? स्फेरिकल कैपेसिटर की। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ओके, अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? दो प्लेट्स होती है, एक प्लेट पे कितना चार्ज? प्लस Q, दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज? माइनस Q, और उनके बीच में सेपरेशन होता है कितना? D। तो ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लस Q और एक माइनस Q, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना? D। देखो ये प्लेट है, इस प्लेट का सोचो कि एरिया A है, और इस प्लेट का भी एरिया क्या है? A। इस प्लेट का एरिया A और इस प्लेट का एरिया A, और इसके बीच में कौन है? एयर। सिंपली क्या है? एयर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखो ये प्लेट है, तो अगर मैं बात करूं तो इस प्लेट की वजह से ये प्लस Q में इधर लिख देता हूं, इधर में माइनस Q लिख देता हूं, तो इधर प्लस सिग्मा आएगा, इधर क्या आएगा? माइनस सिग्मा आएगा। अच्छी तरीके से देखो, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। पहले चैप्टर में हमने देखा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2ε0, और इससे दूर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? एंड सेम सिग्मा अपॉन 2ε0, लेकिन उसके पास में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? सिग्मा अपॉन ε0। कितना हो गया? सिग्मा अपॉन ε0। और फिर V इज इक्वल टू ED हमें पता है, तो E कितना है? सिग्मा अपॉन ε0, तो सिग्मा D अपॉन ε0। ये किसका फॉर्मूला हो गया? पोटेंशियल का। अच्छी तरीके से याद रखना, किसका फॉर्मूला हो गया? ये पोटेंशियल का। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन A, और ये क्या है? D, और ये क्या हो गया? ε0। अभी हम C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V तो पता ही है, तो Q अपॉन V हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A ε0 अपॉन D। Then you can say that this is the formula for the capacitance of the parallel plate capacitor when air is between the plates. Air is medium. कौन सा मीडियम है? एयर। तो कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? देखो, एरिया पे, फिर मीडियम पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस कम हो गया, वाइस वर्सा। समझ आ गया? एरिया बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। मीडियम चेंज किया, मीडियम चेंज किया तो क्या होगा? देखो, जहां जहां भी आप ε0 देखते हो, देखो ये A क्या है आपको पता होना चाहिए। ये एरिया है, ये अगर लेंथ L और ये B है तो एरिया होगा L इंटू B। सोचो कि ऐसी क्या प्लेट्स है और रेडियस कितनी है? R, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एक बात मैं और बोल दूं, अगर एक प्लेट इतनी है और दूसरी प्लेट इतनी है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, तो क्या करें? तो छोटा एरिया लेना है। कौन सा एरिया लेना है? छोटा एरिया। हमेशा याद करना, हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि इतने में ही हम चार्ज स्टोर कर पाएंगे, यही कैपेसिटर बन पाएगा। समझ में आया? दो अगर एरिया दिए हैं तो उसमें से छोटा एरिया लेना है, छोटा वाला एरिया। ठीक है, तो देखो वो जो मैंने बात की थी मीडियम का, तो जहां पर भी आप ε0 देखो ना, C इज इक्वल्स टू A ε0 अपॉन D, वहां पर आप ऐसा सोचो ही कि यहाँ पर εr भी आ सकता है, लेकिन एयर की वजह से εr की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और εr को हम दूसरा K डैश भी बोलते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको पता होगा। ठीक है ना? तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K डैश C0। कहने का मतलब क्या है कि पहले मीडियम नहीं था, उस टाइम पर कैपेसिटेंस कितना था? C0, लेकिन अब मीडियम डाल दिया और उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? K डैश। तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C इज इक्वल टू K डैश इंटू C0। K डैश टाइम पुराना कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ेगा बच्चों,
कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो समझ में आया, ये किसका फॉर्मूला था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। अच्छी तरीके से याद रखो, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, या तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब ये V हो गया। देखो ये दोनों प्लेट है, एक है प्लस Q और दूसरी है माइनस Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। समझ में आ गया। तो ये अब दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगी वो हम देखते हैं। तो F इज इक्वल्स टू QE होता है, जहां पर Q क्या होता है, चार्ज, और E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एक प्लेट दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, या तो दूसरी प्लेट पहले प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी प्लेट का एक प्लेट का चार्ज और दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आप प्लीज ऐसा मत सोचना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये नेट था। हम एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, ठीक है। हम इस पे फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका चार्ज और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो, या तो अगर इसका फाइंड करना चाहते हैं तो इसका चार्ज और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो, ठीक है ना। तो क्या आंसर आया, देखो F इज इक्वल्स टू Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्या आएगा, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गया फोर्स। अभी आप देखो Q इज इक्वल टू CV प्लेस करके या सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A प्लेस करके बहुत सारा यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हो। देखो सिग्मा इज इक्वल्स टू मैं Q प्लेस करता हूँ 2 एप्सिलॉन 0 और A, तो क्या हो गया, देखो Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन 0, ये फोर्स हो गया। समझ में आ गया। देखो अगर हम दोनों साइड D मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें, D मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज को यहां से यहां जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यह वर्क हो गया। और यहां पर हमें क्या मिला, Q स्क्वायर D अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। अब ये A एप्सिलॉन 0 अपॉन D तो C था, तो क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है। ये वर्क है, और ये वर्क क्या हो गई, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे उतनी एनर्जी ज्यादा, समझ में आया। और जितना कम चार्ज उतनी एनर्जी कम। देखो यहां पर अगर मैं दूसरा Q इज इक्वल टू CV रखूं तो क्या होगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, एक कट हो गया, तो क्या होगा CV स्क्वायर अपॉन 2, CV स्क्वायर अपॉन 2। अभी CV स्क्वायर V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, V इंटू V है, तो CV ऐसा हो गया ना। तो CV इक्वल टू Q है, तो QV अपॉन 2, ऐसा फॉर्मूला भी बन सकता है। तो एनर्जी के 3 फॉर्मूला है, U स्क्वायर अपॉन 2C, CV स्क्वायर अपॉन 2, या तो QV अपॉन 2। कोई भी क्वांटिटी दी हो और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उस तरह आप वैल्यू प्लेस करके रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद में हम इसके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स है, किस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। एक देखिए ऐसा आता है क्वेश्चन कि 2 प्लेट्स है और इतना दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D, और एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी हुई है जिसकी थिकनेस कितनी है T। तो यहां पर कैपेसिटेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखो बच्चों यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E0 अपॉन K। क्यों, क्योंकि यहां पर मटेरियल है, मटेरियल डाइलेक्ट्रिक जब आता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। कितना कम होता है, K टाइम्स E0 अपॉन K डैश। तो देखो ये T है, तो ये कितना हो जाएगा, D माइनस T होगा। सोचो कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V1 है, तो हम यहाँ पर V1, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरह है। देखो यहाँ पर ये क्या है, प्लस Q, ये क्या है माइनस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यहाँ पर V1 है, तो जैसे हम जाएंगे V1 से कम होगा। यहाँ पर कितना कम होगा, तो V1 माइनस E0 इंटू D माइनस T, कितना E0 इंटू D माइनस T। समझ आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि हम इतना चले, ओके। और यहां पर इतना पोटेंशियल है, तो यहां पर कितना होगा, तो V1 माइनस E0 इंटू D माइनस T
माइनस, अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 अपॉन K डैश इंटू T। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E0 इंटू डी माइनस टी प्लस ये इतना हो गया ना, प्लस E0 T अपॉन K डैश। अभी E0 को कॉमन निकाल देता हूं तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन K डैश। E0 क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा क्या होगा Q अपॉन A, और ये क्या हो गया V, तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन K डैश, ऐसा हो गया। तो इस तरह देखो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होगा, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V किया तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन K डैश। समझ में आ रहा है। तो इस तरह कैपेसिटर पे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और अगले लेक्चर में इस चैप्टर का 3rd लेक्चर रिवीजन राउंड का, उसमें हम देखेंगे कि कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एनर्जी में कितना चेंज आएगा और उसके सारे एग्जाम्पल्स, ओके, और कॉम्बिनेशन और वो सब देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।